हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स का। तो मैं जरा सा आपको रिकॉल करा दूं, जैसे होता ना किसी टीवी सीरियल के पहले रिकैप होता है, तो हमने पिछली बार जो पढ़े थे उसको रिकैप कर लो। हमने सबसे पहला पार्ट जो पढ़े थे वो शेयर कैपिटल था। शेयर कैपिटल मतलब क्या कि हम लोगों से थोड़ा थोड़ा करके पैसा लेते और उनको बदले में कागज देते, इसी को हमने शेयर कैपिटल बुलाया। यानी कंट्रीब्यूशन हम लोग मेंबर से लेते हैं और उससे बिजनेस करते हैं, वो बन गया हमारा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के जो टाइप्स है वो जो क्या है, पहला पार्ट है ऑथराइज्ड कैपिटल। आपको याद होगा, तो मैं नहीं होगा तो याद दिला दूं। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब क्या, आप मैक्सिमम कितना कैपिटल रेज कर सकते हो, पब्लिक से कितना ले सकते हो, तो उस कैपिटल को हम लोग क्या बुलाते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है। अब जैसे कि मान लो हमारे पास में 10,000 शेयर्स थे, इतने ही हम पब्लिक को दे सकते हैं, 10,000। मैं एग्जांपल दे रहा जो पिछले बार आपको दिया था। तो 10,000 शेयर्स थे, एक शेयर कितने का, 10 रुपीज का है, इतना ही है हमारे पास में। अब इसमें से हमने 7,000 पब्लिक को दिए, तो 10,000 में से 7,000 पब्लिक को दिए, वो बन गया हमारा क्या बच्चों, इशूड कैपिटल। ये 7,000 दिए, इशूड कैपिटल हो गया। ठीक है, 7,000 इशूड कैपिटल। और उसमें से 3,000 रुपीज हमने 3,000 शेयर्स नहीं दिए, तो ये क्या बन गए, अनइशूड कैपिटल। देंगे वक्त आने पे। तो 10,000 शेयर्स क्या होंगे हमारे, ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, उसमें से 7,000 दिए, बन गए इशूड, और जो नहीं दिए बन गए अनइशूड। वक्त आने पर दे देंगे, हम आगे नहीं आ रहे। तो जो दिए उसमें से आपने मान लो 6,500 लिए, तो जो आपने लिए वो बन गया सब्सक्राइब, जो आपने नहीं लिए बन गए अनसब्सक्राइब। समझा? ठीक है, जो लिए वो सब्सक्राइब, जो नहीं लिए वो अनसब्सक्राइब। ठीक है, क्योंकि आपने शेयर ले लिए हैं तो आपको तो पैसे देना पड़ेगा। तो मैं आपको फोन करके बोलूंगा, सुनो ना मेरा पैसा दो ना। तो अगर मैं आपको बोलता मेरा पैसा दो ना, कॉल करता हूं, तो मतलब कॉल्ड अप। और जो पैसा आपको कॉल नहीं करता हूं, नहीं मांगता हूं, वक्त आने मांगूंगा, उसको बोलते अनकॉल्ड अप। ठीक है, जैसे कि अभी एग्जांपल दिया कि 10 रुपए के शेयर है। ठीक है, 10 में से मैंने आपसे 7 रुपए मांगा और 3 रुपए नहीं मांगा, तो 3 रुपए को हम लोग क्या बुलाएंगे, कॉल्ड अप। और 7 रुपीज को हम लोग बुलाएंगे कॉल्ड अप, और 3 रुपीज को हम लोग क्या बुलाएंगे, अनकॉल्ड अप। ठीक है, नहीं मांगा। जैसे मम्मी ने खाना आपको दी, आप जितना हूं उतना लिए, बाकी के नहीं लिए। मम्मी ने या आपने जो मांगा उसको हम लोग बुलाएंगे क्या, कॉल्ड अप, और जो नहीं मांगा उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, अनकॉल्ड अप। पेड अप क्या है, जो मांगा उसमें से आपने जो पे करा, जितना मांगा उसमें से आपने जितना पे करा उसको बोलेंगे पेड अप, और जो नहीं पे करा उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरर। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लो मैंने पैसा मांगा कुछ 50,000 रुपीज, एग्जांपल दे रहा हूं, 50,000 रुपीज मांगा, वही एग्जांपल पिछले बार वाला। आपने क्या किया, आपने 48,000 ही पे कर दिए, तो 48,000 हुआ पेड अप। वो 2,000 क्या होगा बच्चों, कॉल्स इन एरर, नहीं पे करे यानी कॉल्स इन एरर। ठीक है, अनकॉल्ड अप का मतलब क्या, जो मैंने अब तक मांगा नहीं। देखो, कॉल्ड मतलब मैं मांगूंगा, और अनकॉल्ड मतलब ये 3 रुपए ये मैंने नहीं मांगा। 10 के शेयर थे, एक शेयर 10 रुपए का था, तो मैंने मान लो कि 3 रुपए आपसे नहीं मांगा, 7 मांगा, तो इसलिए कॉल्ड अप हुआ, और 3 रुपीज अनकॉल्ड हुआ। अब जो नहीं मांगा वो कब मांगूंगा, कभी ना कभी तो मांगूंगा। तो मांगूंगा, कभी ना कभी मांगूंगा, तो उसको बोलते अनरिजर्व्ड, कभी ना कभी मांगने वाला हूं। और अगर बुरा वक्त आने पे मांगूंगा, सिर्फ बुरा वक्त आएगा तब मांगूंगा, तो उसको बोलते रिजर्व कैपिटल। मैंने रखा है बाबा, वक्त आने पे, बुरे वक्त आने पर आपसे पैसा मांगूंगा। अब ये 3 रुपए में बुरा वक्त आने पे ही मांगूंगा, तो उसको बोलते रिजर्व कैपिटल। और बीच में कभी मांग लूंगा तो कोई रिजर्व रखा नहीं है, अनरिजर्व कैपिटल बुलाओगे उसको। यूजुअली हमारे लिए अनरिजर्व कैपिटल नहीं आता है, हमारे लिए रिजर्व कैपिटल ही होता है, अनरिजर्व नाम का कुछ होता नहीं है। तो ये हमने सब देखे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सब ये कॉपी भी कर रहे होंगे,
और वो होमवर्क भी लूंगा, याद रखना, ठीक है। चलो, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या? मेरे पास में कुछ शेयर्स है, मतलब कागज है, वो कागज मैंने आपको बेचा और आपने बदले मुझे पैसा दिए। ये प्रोसेस को हम लोग क्या बुलाते हैं? इशू ऑफ शेयर्स। पता है ये जो प्रोसेस है, इसकी सबसे कैरेक्टरिस्टिक साइलेंट फीचर जो है, सबसे मेन फीचर जो है, मतलब आप जब को फोन लेते हो, जैसे मान लो आपने OnePlus 7 Pro या 8 लिया आपने प्रो, OnePlus वाला, तो आप सबसे मेन फीचर कौन सा देखते हो उसके अंदर? और सर कैमरा बढ़िया बढ़िया है, कैमरा एकदम जबरदस्त है, जूम बराबर होता है सर, जूम बराबर होता है। तो सर आप क्या देखते हो? सर कैमरा क्वालिटी देखता है, कोई सेल्फी वाला देखता है कैमरा जबरदस्त है ना? तो ये जो साइलेंट फीचर है उस पूरे मोबाइल का जो मेन फीचर है, ऐसा ही इशू ऑफ शेयर्स का जो मेन फीचर है, देखो जो साइलेंट फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है इंस्टॉलमेंट। क्या बच्चों? इंस्टॉलमेंट। यानी मैं आपको कागज दूंगा, एक शेयर, एक कागज 10 रुपए का, ठीक है, और वो 10 रुपए भी आपको इकट्ठा एक टाइम पे देना नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा करके देना है, कुंजुम कुंजुम करके देना है, थोड़ा थोड़ा करके देना है, किस्तों में देना है, इंस्टॉलमेंट के अंदर देना आपको, ठीक है, इंस्टॉलमेंट के अंदर देना है। वो हो सकते 3, हो सकते 2, हो सकते 4, हो सकते 5, हो सकते 6, कंपनी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन बच्चों यूजुअली ज्यादा करके आपको 4 इंस्टॉलमेंट पे करने पड़ते, समझा? तो जो इशू ऑफ शेयर्स है, यानी शेयर को बेचना, बदले में पैसे लेना, इसकी खास बात पता क्या है? इसको आप इंस्टॉलमेंट के अंदर पे कर सकते हो, समझ में आया? और इसके कितने इंस्टॉलमेंट हो सकते? 3 हो सकते, 2 हो सकते, 4 हो सकते, लेकिन हमारे लिए समझने के लिए हम लोग 4 इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे। तो पहले इंस्टॉलमेंट को हम लोग क्या बुलाएंगे? एप्लीकेशन। दूसरे को हम लोग क्या बुलाएंगे? अलॉटमेंट। तीसरे को हम लोग क्या बुलाएंगे? फर्स्ट कॉल। बच्चे लोग कभी कभी उसको बोलते हैं पहला कॉल। और सेकंड इंस्टॉलमेंट को हम लोग बुलाएंगे फाइनल कॉल, ठीक है। वैसे हम लोग अगर उसके आगे भी कॉल होंगे तो फर्स्ट कॉल करते हैं, सेकंड कॉल, फिर थर्ड कॉल, फिर फोर्थ क्लास, फिर फाइनल कॉल, जब तक कॉल नहीं लग जाता। और अगर हमारे पास अगर मान लो कि 3 ही कॉल कर रहे हैं हम लोग, मतलब 3 ही बार पैसा मंगा रहे हैं, 3 इंस्टॉलमेंट है, एक एप्लीकेशन का है, दूसरा अलॉटमेंट का है, तीसरा उसके आगे नहीं, थर्ड के आगे कुछ नहीं, तो थर्ड को हम लोग बुलाएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये कॉल क्या है, ये एप्लीकेशन क्या, अलॉटमेंट क्या है, मैं समझाऊंगा आपको। मतलब अभी के लिए इतना समझ लो कि आपकी ये इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट। तो पहले इंस्टॉलमेंट को हम लोग क्या बुलाएंगे? बोलो बच्चों, वेरी गुड, एप्लीकेशन। दूसरे को हम लोग क्या बुलाएंगे? अलॉटमेंट। तीसरे को हम लोग क्या बुलाएंगे? फर्स्ट कॉल। और चौथे को हम लोग क्या बुलाएंगे? हाँ, मिस कॉल। मिस कॉल है, हम लोग क्या बुलाएंगे? फाइनल कॉल बुलाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो शेयर को बेचने का प्रोसीजर है, तरीका है, हम ये तरीके को कैसे फॉलो करते हैं, उससे कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। ये पूरे के पूरे शेयर को बेचने से लेके पैसा पब्लिक से लेने तक, भले इंस्टॉलमेंट में क्यों हुआ, इंस्टॉलमेंट क्यों ना हुआ, इसको लेने का कुछ प्रोसीजर होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स क्या होते हैं? किसी भी कंपनी को, मान लो जैसे रिलायंस कंपनी है, उसको अगर शेयर बाजार में बेचना है, बेच के पैसा लेना है, तो बेचना है तो कैसे बेचेगा? उसी बेचने को हम लोग बोलते हैं इशू करना। तो कैसे बेचेगा? तो सबसे पहला वो पेपर में देगा एडवर्टाइजमेंट, न्यूज चैनल पे एडवर्टाइजमेंट रन करेगा कि देखो रिलायंस कंपनी के शेयर बाजार में आ रहे हैं ये तारीख से ये तारीख तक, मतलब मान लो 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में रिलायंस कंपनी के शेयर आने वाले, डैंग डैंग, ऐसा कंपनी का एडवर्टाइजमेंट है। किसका? रिलायंस कंपनी। तो ऐसा कंपनी डैंग डैंग करके क्या देगा? एडवर्टाइजमेंट देगा। उस एडवर्टाइजमेंट में लिखा होगा कि ये 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में आपको आना है। अब ये एडवर्टाइजमेंट कैसा होता है? तो आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ के कंपनी के पास में जाते हो तो कंपनी आपको प्रोस्पेक्टस थमा देता है। प्रोस्पेक्टस क्या है? कंपनी का काला चिट्ठा, कंपनी क्या क्या किया, कंपनी में अच्छी बात क्या है, कंपनी में कौन डायरेक्टर्स है, कंपनी में क्या खूबी है, कंपनी फ्यूचर में क्या क्या लेकर आने वाली है, फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है, यूं लुभाने वाली बातें किसके अंदर? प्रोस्पेक्टस के अंदर होती है, ठीक है। क्योंकि आपसे पैसा इकट्ठा करना है ना, तो लुभाने वाली बात आपको कहां होंगी? प्रोस्पेक्टस के अंदर होंगी। वो प्रोस्पेक्टस इन्विटेशन है कि देखो हमारे शेयर खरीदी कर रहे आओ ना। जैसे कि हमारे घर पे कोई आता है, शादी कार्ड लेके आता है,
मेरे मामा की शादी में जरूर जरूर आना, मेरे चाचू की शादी में जरूर जरूर आना, है ना, ऐसा आता है। तो वो जो शादी कार्ड आया है वो आपको इनविटेशन है हमारी शादी में आने का, बराबर है, मतलब खाना खाने का। ऐसा ही एक इनविटेशन है, कंपनी ने आपको इनविटेशन दिया कि मेरे बिजनेस के ना पैसा लगाओ ना, उसी इनविटेशन को हम लोग बुलाते हैं प्रोस्पेक्टस। समझा क्या है? तो सबसे पहला जो स्टेप से कंपनी करेगा, एडवर्टाइजमेंट देगा, एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ वो डेट के बीच में प्रोस्पेक्ट इशू करेगा कि ये डेट के बीच में मेरे प्रोस्पेक्टस आने वाले, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, मेरी कंपनी पैसे लगाओ। इन्विटेशन टू द पब्लिक फॉर अ सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर इज नोन एज प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस क्या, देखो मैंने ये बार बार देखते रहना, ये जो मैं आपको इमेजेस बता रहा हूं ना, इस पर ध्यान देके देखते रहना। तो प्रोस्पेक्टस यूजुअली बहुत बड़ा होता है, करीब करीब 300-400 पेजेस का होता है। आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं कि प्रोस्पेक्टस मोटा मोटी दिखने के लिए कैसा होता है, कितना सुंदर होता है आपको दिखने के लिए। तो प्रोस्पेक्टस अगर देखना है तो ये देखो, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, प्रोस्पेक्टस देख लो। होमवर्क्स भी होंगे हमारी क्लास में, होमवर्क्स भी होंगे, मैं आपको बताऊं कैसे होंगे। देखो ये डीमार्ट का नाम तो सुनाऊंगा आपने, डीमार्ट है ना, डीमार्ट सुना है। तो देखो उसकी जरा साइड में देखोगे ना तो कितने हैं ये, अगर आप साइड में देखोगे इस तरफ ये वाला, तो आपको लगना 366 पेज है। 366, अरे हमारे 12 की किताब भी 366 पेज में होते हैं, इतनी मोटी बुक के प्रोस्पेक्टस। देखो बेटा ये प्रोस्पेक्टस है, ये इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस, 366 पेज का प्रोस्पेक्टस है, इतना मोटा प्रोस्पेक्टस है। हाँ देखो देखो कितना बड़ा प्रोस्पेक्टस है, सारी कंपनी काला चिट्टा लिखा होता है इसके ऊपर, है ना, मोटा, बहुत बल्कि होता है, कंपनी के फ्यूचर के बारे में बताना, पूरी डिटेल होती है। ये इनविटेशन होता है आपको, आओ हमारे पास में पैसा लगाओ, ठीक है। आगे और बात करते हैं इसके ऊपर। तो देखो इतना मोटा प्रोस्पेक्टस होता है। प्रोस्पेक्टस जो है बेटा उसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हैंग हो गया है। तो प्रोस्पेक्टस के 4 टाइप। तो पहला पार्ट है अब्रीज प्रोस्पेक्टस, दूसरा नाम है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, तीसरा है डीम्ड प्रोस्पेक्टस और चौथा है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, ठीक है, नाम है इसके, आप समझो। पहला है अब्रीज प्रोस्पेक्टस। एट टाइम्स प्रोस्पेक्टस बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता है, तो बल्कि हो जाता है तो उसका बल कम करने के लिए कंपनी इसका बल कम करने के लिए इसको समराइज्ड फॉर्म में, क्योंकि पहले उन्होंने यानी कंपनी ने ओरिजिनल प्रोस्पेक्ट इशू किया है, यानी पहले हमने कर चुके हैं, पहले भी हमने बाजार में शेयर बेच चुके हैं। अब फिर से प्रोस्पेक्टस लेकर आएंगे और उतनी डिटेल लेंगे 366 पेज का, तो मतलब नहीं है, मजा नहीं है। जैसे कि हमने स्कूल के अंदर इतनी मोटी बुक दी हमको पढ़ने के लिए, हमने बुक पहले पढ़ दी है, अब दोबारा पूरी इतनी मोटी बुक पढ़े तो मजा नहीं है। तो उसी मोटी बुक को हम लोग क्या करेंगे, समराइज करेंगे, छोटा कर लेंगे, पतला कर लेंगे, समराइज करके पढ़ेंगे। तो ऐसे ही कंपनी जिसने जो पुरानी कंपनी है जिसने पहले भी प्रोस्पेक्ट इशू किया है और बड़े बल्कि प्रोस्पेक्ट इशू किया है, और इतना कौन पढ़ेगा, तो एक काम करो उसको समराइज फॉर्म में बोलो और इशू करो पब्लिक को। तो जो पुरानी कंपनी है वो कंपनी ये प्रोस्पेक्ट इशू करती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पुराने प्रोस्पेक्ट इशू किया है, पहले प्रोस्पेक्ट इशू किया है, बड़े बल्कि है, तो बड़े बल्कि है तो बार बार कौन पढ़ते आएगा, तो पढ़ना नहीं, उससे अच्छे क्या करो, अभी फिर से प्रोस्पेक्ट इशू करना है इतना मोटा, तो नहीं ना बाबा ना, तो एक काम करो थोड़ा समराइज करके दो। तो समराइज फॉर्म में, यानी जो इतना मोटा प्रोस्पेक्टस पर इशू किए थे, अब वो दोबारा इतना मोटा इशू करेंगे ना बाबा ना, अब इसको समराइज करके दो, तो पतला करके दो, तो छोटे प्रोस्पेक्टस को समराइज करके दो। उस छोटे प्रोस्पेक्टस को हम लोग क्या बुलाएंगे, अब्रीज प्रोस्पेक्टस, समझा। जो पुराना प्रोस्पेक्टस इतना बल्कि था उसको छोटा करके, रिवाइज करके, छोटा करके, पतला करके दे दो, उसको बोलते हैं ब्रीच प्रोस्पेक्टस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा इशू। जो ऑलरेडी पुरानी है, एस्टैब्लिश कंपनी है, अभी भी उन्होंने जो प्रोस्पेक्टस इशू किया था यानी कुछ दिन पहले, वो बड़ा बल्कि था,
अब वो बार बार इतना बल्कि कौन पढ़ेगा? आप भी पढ़े होंगे। बार बार अगर आपको इतना मोटा बुक पढ़ने दिया जाए तो आप पढ़ पाओगे क्या? तो बोलेंगे नहीं सर। जैसे कि हमारे सीए के स्टूडेंट्स को अगर हमने बुक अगर दी इतनी मोटी बुक पढ़ने के लिए, तो लोग एक दो बार पढ़ते हैं और उसके बाद में इतनी मोटी बुक को वो पतला करके समराइज कर देते और छोटी नोट्स बना देते, है ना। तो ऐसे यहां पर क्योंकि प्रोस्पेक्टस बहुत बड़ा है, अभी आपको बताया मैंने, क्योंकि प्रोस्पेक्टस बहुत बड़ा है उसको छोटा बनाने के लिए समराइज फॉर्म में अब ये प्रोस्पेक्टस इशू होगा। जब कोई प्रोस्पेक्टस समराइज फॉर्म में इशू होता है, वो समराइज प्रोस्पेक्टस को हम लोग बुलाते हैं क्या? अब्रीज प्रोस्पेक्टस। ये कौन इशू कर सकता है? एस्टैब्लिश कंपनी, पुरानी कंपनी जिन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किया था और बड़ा बल्कि प्रोस्पेक्टस था। अब उसका बल कम करने के लिए तो समराइज फॉर्म में अभी प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है? शेल्फ, हाँ वही शेल्फ मतलब क्या है? जैसे कि एक शेल्फ होता है उसमें हम बुक्स रखते हैं, उसी को शेल्फ बोलते हैं हम लोग। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? अब उसमें से कोई पर्टिकुलर बुक हमें निकालनी है, कुछ डॉक्यूमेंट निकालना है। अब होता क्या है, कोई को कंपनी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, मान लो साल भर में, प्रोस्पेक्टस लेकर आए शुरू में, फिर प्रोस्पेक्टस लेकर आए, फिर प्रोस्पेक्टस लेकर आए, फिर प्रोस्पेक्टस लेकर आए। होता क्या है इसमें कि बार बार आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, ठीक है। कंपनी एक्ट की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। तो इसलिए ये जो कंपनी है वो बोलती है कि यार बार बार फॉर्मेलिटीज पूरा करो, उससे अच्छा क्यों ना मैं एक ही बार फॉर्मेलिटी पूरी करूं। देखो यहां पर प्रोस्पेक्टस इशू किया है, देखो बार बार जब भी इशू करेंगे तब प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, जब इशू करना पड़ेगा तब प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, जब इशू करना पड़ेगा तब प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, जब इशू करना पड़ेगा तब प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा। तो क्यों ना एक ही बार में साल भर का एक ही बार में मैं प्रोस्पेक्टस इशू कर दूं। जैसे कि अगर किसी को तुम बार बार काम बोलेंगे, जा रहे ये लेकर आ, जा रहे वो लेकर आ, जा रहे वो लेकर आ, तो बच्चा भी परेशान होगा। अरे बोलेंगे अरे क्या सर तुम भी एक ही बार काम बोल दो ना, पूरा एक ही बार काम बोल दो ना, क्यों बार बार तंग करते हो। और एग्जाम्पल था, देखो मैं मूवी तो देखता नहीं हूं, लेकिन बस यूं ही बात आ गई मूवी की तो बोलता हूं। किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला था, पर मैं क्या है मूवी तो देखता नहीं। एक मूवी आई थी पुरानी, दिल चाहता है। दिल चाहता मूवी के अंदर एक सीन था, एक सीन में ये जो आमिर खान है ऑस्ट्रेलिया में जाकर अपने बिजनेस को संभालता है और उसका सेक्रेटरी को फोन करके बोलता है कि तू अंदर आ, और अंदर आने के बाद में बोलता है कि मेरे को कल की मीटिंग का फाइल चाहिए। फिर बोलता है कि मेरे लिए ये लेकर आ, फिर मेरे लिए वो लेकर आ। तो वही परेशान होता है, बोलता अब क्या है, तो बोलता है कि क्यों ना मेरे को ये इतना सब काम एक ही बार बोल देना, तो बार बार जाकर बार बार आना क्यों लगे। तो देखो साल भर प्रोस्पेक्टस इशू कर, साल भर तुझे शेयर बेचना है ना, तो जब जब बेचेगा तब तू इशू करेगा प्रोस्पेक्टस, जब जब तू इशू करेगा तब प्रोस्पेक्टस लगने वाला है। तो साल में एक ही बार मैं प्रोस्पेक्टस इशू कर दूं, एक ही बार प्रोस्पेक्टस इशू कर दूं, एक ही बार बोल दूं कि बाबा देखो मैं साल भर में इतने सब शेयर लेकर आना, उसका सबका एक ही प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो साल भर में मैं जितना मैं शेयर इशू करूंगा उसका एक ही प्रोस्पेक्टस, इसलिए ऐसे प्रोस्पेक्टस को हम लोग क्या बोलेंगे, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। समझ में आया? एक ही प्रोस्पेक्टस जितना है साल भर में अगर 4 होंगे तो चारों का भी एक साथ, ठीक है। इसमें और ऊपर वाले में फर्क क्या है, अब्रीज मतलब समराइज्ड वाला। इसमें क्या है, एक ही प्रोस्पेक्टस, लेकिन वो पांचों प्रोस्पेक्टस, पांचों शेयर इशू ऑफ शेयर को कवर करेगा, ठीक है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब क्या? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब यह हुआ कि कोई फिशरमैन है, वो फिश जा रहा है और छोटी मछली से बड़ी मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। मतलब क्या इसका, जब कभी कोई कंपनी अपने शेयर को बाजार में इशू करने जाती है यानी बेचने जाती है, तो उसको पता नहीं होता है कभी कभार कि उसके शेयर कितने बिक जाएंगे, उसकी प्राइस तो होंगे, कितना प्राइस लगाओ मेरे शेयर को बेचने में, उसको प्राइस के बारे में नहीं पता होता है। तब ऐसी कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ठीक है। फिर एग्जांपल देता हूं, देखो अभी भी तो आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, देखो ये वाला डीमार्ट कंपनी का, और डीमार्ट कंपनी का ध्यान से देखूंगा तो यहां पर लिखा होगा, देखो जरा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिख रहा है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये डीमार्ट कंपनी को नहीं पता था कि कितने शेयर मेरे बाजार के अंदर बिक जाएंगे और कौन सी प्राइस पे बिक जाएंगे, ये भी उसको नहीं पता था।
जब किसी कंपनी को नहीं पता है उसकी क्वांटिटी कितनी बिकने वाली है, उसकी क्या प्राइस में माल बिकने वाला है, शेयर बिकने वाले हैं, नहीं पता है, तब वो कंपनी ये वाला प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। समझा? आगे डीम प्रोस्पेक्टस। डीम प्रोस्पेक्टस कभी कभार क्या होता है कि जैसे आपको बताया कि कंपनी को बार बार जब भी शेयर इशू करना पड़ेगा तब कंपनी एक्ट के फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ेगा। तो कौन ये बार बार का झमेला करेगा, इसलिए कभी कभार कोई कंपनी करती है कि जो इशूइंग हाउस है, यानी ब्रोकर है यू बोलो, या मर्चेंट बैंकर है, उनको बोलती है कि देखो ये मेरे शेयर बेच के देना, क्योंकि अगर मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे कंपनी एक्ट के पूरे फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ेगा। फॉर डिटेल ध्यान देना, तो मुझे कंपनी के फॉर्मेलिटी को पूरा करना पड़ेगा अगर मैं इशू करने जाऊं तो, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये बोलता हूं इशूइंग हाउस को, मर्चेंट बैंकर को, मैं बोलूंगा देख पापा भाई, ये तू मेरे भी शेयर बेच के देना, तू मेरे भी शेयर बेच के दे, मैं तेरा क्या बनता तेरे को देता हूं। तो ऐसे टाइप को हम लोग बोलते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है। मैं तो नहीं बेच रहा हूं, मेरे ब्याह पर मेरी चीज कोई और बेच के देगा, ठीक है, उसको हम लोग बुलाते हैं डीम प्रोस्पेक्टस। डीम प्रोस्पेक्टस आगे देखते हैं। वैसे प्रोस्पेक्टस के टाइप के एग्जाम्स में हमको आने वाला नहीं, बस आपको ओवरव्यू देना था। तो अब्रीज प्रोस्पेक्टस क्या है? समराइज प्रोस्पेक्टस। ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस को समराइज करके देना। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब क्या है? जब हमको ना तो क्वांटिटी के बारे में मालूम ना तो प्राइस के बारे में मालूम, तब हम लोग कौन सा प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे? रेड हेरिंग। सेल्फ प्रोस्पेक्टस मतलब क्या? साल में बहुत सारे इशू लेकर आने वाले, बहुत बार शेयर बेचने वाले, तो सभी का इकट्ठा एक साथ हमने प्रोस्पेक्टस बनाया, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? सेल्फ प्रोस्पेक्टस। डीम प्रोस्पेक्टस मतलब क्या? हमारे शेयर कोई और बेच के देगा, तो कोई और हमारे शेयर बेच के देगा, ऐसा वाला अग्रीमेंट हमने किया है किसी मर्चेंट बैंकर से, तो हमारे शेयर बेच के देगा, उसी को हम लोग क्या बुलाएंगे? डीम प्रोस्पेक्टस, ठीक है। उसकी अग्रीमेंट को हम लोग बुलाएंगे डीम प्रोस्पेक्टस। चलो आगे बढ़ते हैं। रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट। अब इसमें होता क्या है कि कंपनी जैसे प्रोस्पेक्ट इशू करेंगी, तो मैंने आपको प्रोस्पेक्टस दिया, तो आपको उसी प्रोस्पेक्टस के अंदर फॉर्म होगा, आपको फॉर्म भरना है, भर के मुझे सबमिट करना है। जैसे एग्जांपल था, आपको कॉलेज में, ध्यान सुना है सब, हमको अभी सब स्टार्ट करेंगे तब लगने वाला है। कॉलेज में गए, कॉलेज जाने के बाद में हमको फॉर्म दिया, ठीक है, हमने फॉर्म लिए, फॉर्म को भरे, और भर के हमने अपने घर में रखे, हमने वो फॉर्म तुरंत काउंटर पे वापस दे दिए, पैसे के साथ काउंटर में दिए, इसी का नाम है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। यानी अगर आपको मेरी कंपनी के शेयर चाहिए तो बाबा आप एप्लीकेशन भरो और भर के मेरे पास में सबमिट करो पैसे के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ये वो अगला स्टेप। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में जितने भी एप्लीकेशन आएंगे उसको पढ़ेंगे कंपनी, उसका निचोड़ निकालेंगे और उसमें से अच्छे कौन से, बुरे कौन से, उसको एक साइड रखेंगे। जिसने फॉर्म ठीक से भरा है उसको हम शेयर दे देंगे, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। और जिससे ठीक से नहीं भरा है, जैसे इंग्लिश में बोला भरने के लिए और उसने कोई तो लैंग्वेज लगाया जापानीज, चुन चुन चान चुन, और उस लैंग्वेज में भर के दिया। अच्छा फॉर्म तो भरा लेकिन फॉर्म में गालियां लिखा, तो क्या ऐसे फॉर्म को रखेंगे हम लोग? जैसे एग्जाम्पल था, आपने एग्जामिनेशन हॉल में गए, कोई बच्चे लोग करते हैं ऐसा, कोई बच्चे लोग करते हैं ऐसा, क्या करते हैं? तो एग्जाम हॉल में गए, एग्जाम्स में उनको आंसर शीट बोले लिखने के लिए, आंसर शीट लिखे, और कोई बच्चे लोग क्या करते हैं उसमें मस्ती करते, गाना लिख के आते, फिल्म की एंट्री लिख के आते, मतलब फिल्म की ऐसा हुआ था वैसा हुआ था ये लिख के आते। और कोई को तो दुखियारा भी सुना था कि मेरे घर पे ऐसा हुआ था, मेरे फैमिली प्रॉब्लम था, तो प्लीज मेरे को मेहरबानी करके पास कर दो, मैं नेक्स्ट पक्का पढ़ूंगा, ऐसी कोई रिक्वेस्ट भी करता है। तो उनको रिजेक्ट कर रहा है ना, उनको कहां से पास करना है? तो जिसने सच्चे फॉर्म भरे थे, अच्छे फॉर्म भरे थे, उसको देना है शेयर्स, यानी अलॉटमेंट करना है। जिसने ठीक से नहीं भरे थे उसको हमको रिजेक्ट करना है, हम लोग क्या बुलाएंगे इसको? रिजेक्शन ऑफ शेयर्स। और जिसके शेयर रिजेक्ट हो गए हैं उनको पैसा हम वापस भी करेंगे लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जैसे आपको शेयर्स मिल गए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कॉल करेंगे, यानी आपको बोलेंगे पैसा भर दो हमारा। अगला देखते हैं हम लोग टाइप्स, यानी मेथड ऑफ इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। यानी शेयर कैपिटल को इश्यू करने पर किस किस टाइप के आपको कैपिटल जमा, कैपिटल देख लेंगे कौन से मेथड्स हैं,
वो कौन से तरीके हैं जहां से हम शेयर को इशू कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला राइट शेयर है, ठीक है। तो क्या है राइट शेयर्स? तो जब मैं बोलता हूं राइट शेयर्स क्या, तो बच्चे बोलते जो लेफ्ट नहीं है उसको बोलते राइट। अरे पगले, वो नहीं है राइट शेयर्स। राइट शेयर्स मतलब क्या? जब हम हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर देते हैं, नए नहीं, नए को नहीं, पुराने शेयर धारक को ही हम लोग शेयर देते हैं, उसको बोलते राइट शेयर। नए वाले को नहीं मिलता। जैसे कि एग्जांपल था, घर में अगर कुछ बनता है तो सबसे पहले हमारे जो घर के जो सीनियर है उनको मिलता है ना। हमारे अम्मी है, अब्बू है, पहले उनको मिलेगा, डैड को मिलेगा, मॉम को मिलेगा, पहले उनको मिलेगा खाना, और बाकी छोटे छोटे बच्चे लोग को मिलेगा, बराबर ना। तो सबसे पहला जिसको मिल रहा है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिल रहा है, तो उसको बोलते राइट शेयर्स, उनका राइट है। नए को नहीं मिलेगा, पुराने को नहीं मिलेगा, सॉरी पुराने को मिलेगा, नए को नहीं मिलेगा। तो पुराने को मिलेगा, इसलिए पुराने वाले को शेयर को हम लोग क्या बुलाते हैं? राइट इशू। समझा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अगर शेयर मिलते तो राइट इशू। आगे अगर देखो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, यानी अब मैं शेयर मेरे शेयर होल्डर को दे रहा नहीं, मेरे जो पास में एम्प्लॉय है, मेरे ड्राइवर है, मेरे एम्प्लॉय है जो काम करते हैं, मैं उनको भी शेयर बेच रहा हूं सस्ते में। बाजार में जो कीमत है उससे जरा सस्ते में मैं शेयर दे रहा हूं उनको, ऐसे को हम लोग बोलते हैं ईशॉप। ईशॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। समझा? राइट शेयर्स मतलब क्या? हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहा हूं, पुराने शेयर होल्डर को दे रहा हूं, उसके बोलते राइट शेयर्स। ईशॉप मतलब क्या? हमारे एम्प्लॉय को शेयर दे रहा हूं। प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या? गपचुप से बुला के शेयर देना, ये रख को दे रहा मैं शेयर, तो उसमें प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी जो ग्रुप है, कोई ग्रुप होता है, कभी कभी गच्चुप से उनको बुला के शेयर देना, उसको बोलते प्राइवेट प्लेसमेंट। जैसे कभी कभार होते ही मम्मी कुछ लेकर आती है, बोलती देख तेरे लेकर आ, उसको दे मत सिर्फ तेरे लेकर आ रही, किसी को देना मत। तो ऐसे टाइप का हम लोग बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। अगला है पब्लिक इशू, पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर मतलब क्या? हमने ऑफर किया है, अरे कोई पब्लिक आए वो आके शेयर ले खरीद दे हमसे, उसको बोलते पब्लिक ऑफर। समझा? अगला है स्वीट शेयर, मतलब मीठे शेयर। मीठे शेयर मतलब वो नहीं, आप जो समझ रहे, मीठे शेयर का मतलब ये है कि हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उनको ये शेयर जब देते हैं तो ऐसे का हम लोग बोलते हैं स्वीट शेयर्स। हमने हमारे डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर देने का फैसला किया है, उस टाइप के शेयर्स को हम लोग बोलते हैं क्या? इक्विटी शेयर्स। अगला है बोनस शेयर्स, यानी फ्री में शेयर, फोकट के शेयर। आपने पास में 5 शेयर थे कंपनी के पुराने, तो कंपनी ने बोला अरे यार बहुत साल से इसने मेरे पास में शेयर हेल्ड करके रख रहा है, तो ये ले मेरी तरफ से और फ्री में फोकट शेयर। तो फ्री में जो मिलता है उसको हम बोलते हैं बोनस शेयर। बोनस शेयर, ठीक है। तो ये पढ़ दो। इसकी जो अकाउंटिंग है, ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखा है, ये हम बाद में करेंगे। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिख रहा है आपको, ये हम बाद में करेंगे। आप तो इतना देख लो कि इशू के मेथड्स कौन से हैं, टाइप्स कौन से हैं, वो देख लो, ठीक है। आपको ये हम लोग ऑलमोस्ट डन हो गया हम लोग का। अभी हम लोग सम्स की तरफ बढ़ेंगे, इसके बाद में थोड़ा और एक्सप्लेनेशन है इसमें, सम्स की तरफ बढ़ेंगे और फिर आगे देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।